हेलो नमस्कार दोस्तों, एस के ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए आज एक और बहुत ही शानदार क्लास जो कि हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल यानी कि मौर्य वंश के बाद जितने भी शासक हुए, मौर्य वंश के बाद और गुप्त वंश के पहले, गुप्त वंश के पहले, ठीक है ना। इस पीरियड के बीच इस इन इन दोनों वंशों के बीच के हम लोग आज जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे शानदार तरीके से। और यह पीरियड दोस्तों 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी के बीच का यह पीरियड रहा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और चलिए पहले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है आप लोग को कि कणव या काणव वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्त मेरे, चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। ठीक है ना। तो इसका पहले उत्तर देख लीजिए कि क्या होगा। कण्व वंश की अगर बात किया जाए, तो कण्व वंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक जो रहे वो वसुदेव रहे। ठीक है ना, वसुदेव रहे। तो एक बात देखिए दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे कि मौर्य वंश हो गया। तो मौर्य वंश के बाद देखिए सीक्वेंस कभी कभी दे देता है कि मौर्य वंश के बाद किसने शासक किया। तो मौर्य वंश के बाद दोस्तों ये शुंगों ने शासक किया। शुंग के बाद कण्व वंश ने शासन किया। ठीक है ना। कण्व वंश के बाद सतवाहन वंश ने शासक किया। ठीक है ना, सतवाहन वंश ने शासक किया। और मौर्य वंश के हम लोग जानते हैं कि अंतिम राजा कौन थे। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। अंतिम राजा यहाँ पर थे बृहद्रथ का, आप लोग नाम सुने होंगे। और इन्हीं की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश की स्थापना किए। तो कभी परीक्षा में पूछ दे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो ये बृहद्रथ आप लोग याद रखिए। इनके सेनापति थे ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये बृहद्रथ के सेनापति थे। और इनकी बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए, एक बोला जाता है ना कि इतिहास हमेशा दोहराता है अपने आप को। तो ये तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना किए। अब शुंग वंश के कभी आप लोगों से पूछ ले कि शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो दोस्तों शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति। ठीक है ना। और इनकी हत्या करके इनके मंत्री थे। इनके मंत्री का नाम जानते हैं क्या था? इनके मंत्री का नाम था आप लोगों को ये सिमुक था। ठीक है ना। इनके मंत्री का नाम सिमुक था। और इन्होंने कौन सा वंश का स्थापना किया? तो आप लोगों को ये सॉरी 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 इनके देवभूति जो थे, ठीक है ना, देवभूति आप लोगों को यहाँ पर मंत्री थे। और इनकी हत्या करके दोस्तों ये वसुदेव वसुदेव जो है आप लोग को कण्व वंश की स्थापना की। थोड़ा सा यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो शुंग वंश के प्रथम राजा हो गए पुष्यमित्र शुंग। और इनके अंतिम राजा हो गए आप लोगों को शुंग वंश के देवभूति हो गए, जिनकी हत्या इन्हीं के मंत्री वसुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और कण्व वंश के कण्व वंश को दोस्तों इनके अंतिम राजा के हत्या करके सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक सतवाहन कह लीजिए। ठीक है ना, सिमुक सतवाहन कह लीजिए। या परीक्षा में सीमुक भी दे दे तो कोई आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर पहले ही आप लोग देख लीजिए कि सीक्वेंस कैसा रहा। पहले आप लोग को मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे। अगर इनके प्रथम राजा तो समझ सकते हैं आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोगों के लिए देखिए इतिहास को जो मैंने शुरुआत किया है आप लोगों के लिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की क्लास जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक कालीन सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों को हमारे चैनल पर क्लास उपलब्ध है। उसके बाद मौर्य वंश से आप लोग को शानदार वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और उसके बाद देखिए ये आता है मौर्य। मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल कहा जाता है, यानी कि मौर्यों के बाद और गुप्त वंश से पहले का ये, जो आप लोग को बहुत प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इतने चीजों को आप लोगों ने देख लिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग संस्थापक हो गए। कण्व वंश के संस्थापक पूछ ले तो वसुदेव हो गए। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछ ले तो सिमुक सतवाहन हो गए। तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
मैं आशा करता हूं कि ये सारा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर कि कनिष्क की राजधानी पूछा जा रहा है। कनिष्क की राजधानी थी, तो ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद और सारनाथ। तो कनिष्क पहले देख लीजिए कि ये किस वंश से संबंध रखते थे। तो दोस्तों ये कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है ना, कुषाण वंश से ये संबंधित थे। और ये कनिष्क की राजधानी कहाँ थी ये पूछा जा रहा है। तो कनिष्क की राजधानी ये पुरुषपुर थी, ठीक है ना, पुरुषपुर थी। और पुरुषपुर का दूसरा अगर नाम कभी पूछ दे कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों अभी दूसरा नाम पूछ दे तो ये पेशावर जो हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, दोनों में से कोई ऑप्शन दे, आप लोग टिक कर लीजिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तीसरा नंबर आप लोग को प्रश्न है यहाँ पर, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ये प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में आप लोग के लिए लिए गए हैं, ये सारा प्रश्न आप लोग को सभी परीक्षाओं के लिए, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसको मैं पार्टिकुलरली कह सकता हूँ, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या केंद्र में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग के लिए जो शुरुआत हुआ है, आप लोग एक एक करके देखते चलिए, एक एक चैप्टर वाइज आप लोग के लिए टॉप क्लास का जीके जो है आप लोग को हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग के लिए लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे, आप लोग को चार ऑप्शन दिए गए हैं, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। इन चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा कनिष्क जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक और गुप्त। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए। तो दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के वाला प्रश्न तो कई बार आप लोग का ये रिपीटेड प्रश्न होता है, और जो दोस्त लगातार कई बार परीक्षा देते रहे होंगे, वो उनको खुद मालूम होगा कि ये प्रश्न अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये कुषाण जो हो जाएगा। ये कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के को जारी किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां नंबर है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। या कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट अगर पूछ दे, सिल्क रूट भी हिंदी में पूछ देता है, ठीक है ना, या इंग्लिश में तो दे दिया यहाँ पर, देखिए सिल्क रूट, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का निर्माण किसने कराया या किसने आरंभ कराया। ऑप्शन आप लोग के पास है कनिष्क, अशोक, हर्ष और पाहियान। तो चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो महान रेशम मार्ग का आरंभ जो है, ये आप लोग को कनिष्क के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा कराया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 6 नंबर आज का है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी। चार ऑप्शन है, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को कुषाण शासकों ने ये स्वर्ण मुद्राएं जो है चलाई थी बड़े पैमाने पर। प्रश्न 7वां नंबर देखिए कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। या यूं कह लीजिए कि किसके दरबार में ये विराजमान थे चरक और नागार्जुन। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और बार बार ये रिपीट प्रश्न करता है चरक और नागार्जुन से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या होगा। आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब, ये आप लोग को कनिष्क जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को जितने भी प्रश्न बताता हूँ, तो आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ भी आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते चलिए, और अंत में ये जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां नंबर है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला जो है एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, और उसका कारण क्या था यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला और गुप्त कला। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तक्षशिला का प्रसिद्ध होने के कारण दोस्तों ये गंधार कला रहा, ठीक है ना। गंधार कला जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 नंबर है, देखिए ये शक समूह से आ गया प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ या प्रारंभ कब हुआ, तो 78 ईसा पूर्व से है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने किया था, ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसका शुभारंभ जो है ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। 78 ईस्वी से जो है शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो ये कालिंग के बहुत ही प्रतापी राजा ये खारवेल थे, ठीक है ना। खारवेल जो थे वहां के बहुत ही प्रतापी राजा थे, ठीक है। और उनसे संबंधित कौन सा अभिलेख जो है ये बहुत प्रसिद्ध अभिलेख भी है दोस्तों। और कौन सा अभिलेख है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट और नासिक। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है और ये सही जवाब वो आप लोग को हो जाएगा। ये हाथी गुफा जो है ये आप लोग को कालिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा और एक एक प्रश्न आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और इस महत्वपूर्ण क्लास को लाभ जरूर उठाइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्लास के बारे में लिखिएगा कि क्लास आप लोग को कैसा लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 नंबर है। तो देखिए उधर हम लोग शक संवत देख लिए थे, यहाँ पर विक्रम संवत की बात की जा रही है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर विक्रम संवत की बात की जा रही है। ऑप्शन है 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की अगर बात की जाए तो दोस्तों यह जो 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी इसकी शुरुआत, तो मैं लिख दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है ये विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। और शक संवत को तो आप लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की। तो सीजर की उपाधि किसने ग्रहण की थी रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर। ऑप्शन है हिंद, शक, कुषाण और सातवाहन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये सीजर की उपाधि जो है कुषाणों ने ग्रहण की थी, ठीक है ना। कुषाणों ने ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ। ऑप्शन है भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, भांजा स्तूप, उपयुक्त सभी। तो शुंग काल में किसका किसका ये आप लोगों को निर्माण हुआ। तो दोस्तों देखिए उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया ये जाता है कि भरहुत का स्तूप अगर पूछ देगा कि कहाँ पर ये स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी ये फेमस क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के सतना जिले में ये स्थित है। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और यहाँ पर सांची स्तूप से भी कई बार पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और ये किस जिला में है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये पड़ता है। कौन सा, सांची स्तूप। तो इन बातों को भी ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो किया गया है वह अभिलेख आप लोग को बताना है। और दोस्त मेरे वह अभिलेख हो जाता है महाक्षत्रप रुद्रदमन का। ये जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी आप लोग देखिए। प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को आप लोग के लिए चुन चुन के लाने से ये होता है ना कि जो प्रश्न आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और कई बार ये रिपीटेड किया हुआ है, कई बार की परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो वही प्रश्न आप लोग के समक्ष में लेकर आता हूँ ताकि आप लोग कम समय में जो है अधिक रिवीजन करके 6 स्कोर कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों, सातवाहन ने, शक ने, कुषाण और पार्थियन ने। यहाँ पर पार्थियन लिख दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग को बताना है कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे।
तो नियमित रूप से अगर बात की जाए तो दोस्त मेरे, आप लोग कुषाण जो है, कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मैं अच्छे से यहाँ पर टिक लगा दूं, कुषाणों ने सोने के नियमित रूप से सिक्के चलवाए थे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 16 नंबर है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो देखिए, मैं पहले ही बता दिया था कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सीमुक थे, राजा सीमुक थे, ठीक है ना। और उनके समय में मुद्रा जो, उनके समय मत कहिए, सातवाहन वंश के समय में सर्वाधिक मुद्रा जो है किस धातु के बने होते थे? तो दोस्तों यह जो धातु हो जाएगा, ये आप लोगों को सीसा जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 नंबर है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये भी आप लोग देख लीजिए, चार ऑप्शन है, सातवाहन, मौर्य, गुप्त और चोल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये प्रथा जो शुरुआत की थी, ये सातवाहनों ने शुरुआत की थी। कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा जो है, ये सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 18 नंबर है आप लोगों के लिए कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें से आप लोग को देखना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यह दो जो राजा थे, ये शक राजा रुद्र दमन द्वारा जो है, ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है जारी किया गया था। तो बी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 नंबर है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो भाई, कुषाणों के शासन काल में तो स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, लेकिन किसने सबसे पहले जारी की? तो ये प्रश्न है आप लोग को, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, कंड कंडफिसस और फर्स्ट सेकंड कनिष्क और बीम कन्फ्यूशस। यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये कन्फ्यूशस जो सेकंड जो हो जाएंगे, इनके समय में जो है ये सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। 20 नंबर है कि किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, ऑप्शन है, गुप्तों ने, हिंदियाओं ने, ईरानियों ने, शकों ने। चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शकों ने छत्रप प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है आप लोग के लिए, कालिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कालिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, चेदिक, कदम, हर्यक और कालिंग। ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चेदी वंश से ये आप लोगों को संबंधित है, कालिंग नरेश खरवेल। तो परीक्षा में अगर चेदी पूछ दे या आप लोग को चेती भी दे देना, चेती, चेती वंश भी दे दे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों बात एक ही हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और कलिंग अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, ठीक है ना, वर्तमान में उड़ीसा में ये पड़ता है कलिंग, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 नंबर है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। ये चार ऑप्शन है। तो मौर्यों के बाद सबसे दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज्य जो था, ये सातवाहनों का था, जिसके संस्थापक सीमुक थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए देखिए एकदम बिल्कुल रिवीजन टाइप से ये क्लास चल रहा है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए चल रही होगी, और आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलिए। और कमेंट बॉक्स में जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को पता है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग साथ साथ लिखा कीजिए, ताकि आप लोग खुद समझ सके, आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि चलिए इन प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है, या इतने प्रश्नों का जवाब मैंने अच्छे तरीके से दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 नंबर है आप लोग के लिए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये कुषाण काल जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए।
प्रश्न 24 नंबर है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो अभी शुरुआत में मैंने बताया था, जब दोस्तों देखिए उसका यहाँ पर यूज हो गया कि पहले मैंने बताया, क्या बताया था, मौर्य वंश बताया था, ठीक है ना। तो मौर्य के बाद वाली बात आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के बाद वाला। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है शुंग वंश के बाद किसका, तो शुंग वंश के बाद किसका आया था, कौरव वंश आया था। उसके बाद कौरव वंश के बाद अगर बात की जाए तो सातवाहन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आप लोगों को कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने, तो देखिए यहाँ पर शुंग वंश के बाद किसका आ रहा है, कणव वंश का आ रहा है शासन। तो कणव जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर आप लोग के लिए प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था। तो ऑप्शन आप लोग को चार है, इंडो ग्रीकों ने, गुसानों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे की यहाँ पर सिक्कों की बात की जा रही है। और यह जो है कुषाणों ने, यह जो है आप लोग को तांबे के सिक्कों, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी इनके द्वारा ही जारी किए गए, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में। अगले प्रश्न की ओर, 26 नंबर है यहाँ पर प्रश्न, सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसको तो मैंने कितना बार बता दिया, अब तो बताने की मुझे लग रहा है कि जरूरत है। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 27 नंबर प्रश्न है कि सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके साथ काम किया था, नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इस इन्होंने मौर्यों के अधीन भी जो है अधिकारियों के रूप में कार्य किया था सतवाहनों ने, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। जो बौद्ध बन गया महानतम कुषाण नेता या कुषाण शासक कौन था। तो इसका जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कनिष्क जो था दोस्तों, यह कनिष्क जो थे, ये बाद में ये बौद्ध बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली। देखिए गंधार शैली अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, गंधार शैली वाला अगर बात किया जाए तो गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कई बार डायरेक्टली इतना भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंधार शैली किसका मिश्रण है। चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं यहाँ पर, और चार ऑप्शनों में से देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यानी कि भारत ग्रीक शैली, या कभी कभी इंडो ग्रीक शैली भी दे दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारत ग्रीक शैली से गंधार शैली जो है, ये मिश्रण जो है, ये भारत ग्रीक शैली का है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 30 नंबर है आज के लिए कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ठीक है ना। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ऑप्शन ए कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग। तो ये किसके समकालीन पतंजलि थे, इस बात को आप लोग को बताना है। तो ये पुष्यमित्र शुंग के, ये आप लोग को समकालीन थे, ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 नंबर है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि भारत पर आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या था, यानी सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को, सबसे पहले यूनानियों ने किया, उसके बाद शकों ने किया, उसके बाद कुषाणों ने किया। तो ये ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 32 नंबर है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन या मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था, ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा। तो सैनिक शासन की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे पहले ग्रीकों के द्वारा जो है, ये व्यवहार में लाया गया था सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पर 33 नंबर है कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाली सिक्कों को क्या कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो चार धातुओं से बने ये सिक्कों को क्या कहा जाता था? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शतमान, निष्क, पल और करसापड़ जो है ये आप लोग को दिए गए हैं। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि सही कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये करसापड़ जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और दोस्तों आज हम लोगों ने शानदार तरीके से 35 प्रश्नों को देखा जो कि आप लोग को इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न मैं दे दिया हूँ। आज के लिए होमवर्क प्रश्न आप लोग लिख लीजिए कि कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुषाण वंश के अंतिम शासक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अंतिम शासक जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना था। कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन था। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न रहा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक और नया शानदार क्लास लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।